हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सुमित मंगल, उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और हम लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लासेस चालू की थी, जिसका मोटिव है कि आप लोगों को विभिन्न एग्ज़ामों के लिए तैयार करना और करंट अफेयर्स का जो वेटेज एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उस वेटेज को कंप्लीट कराना। यानी कि करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों के लिए एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने मंथली वाइज भी करंट अफेयर्स की सीरीज चालू की है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की करंट अफेयर्स सीरीज भी आप लोगों को जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। आज ही जनवरी का करंट अफेयर्स भी मैंने लॉन्च कर दिया है, जिसमें पार्ट 1 हमने लॉन्च किया है, जिसके तहत उसमें आने वाले विभिन्न करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। यानी कि एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आपका भार नहीं होगा, इसका मैं आप लोगों से वादा करता हूं। लेकिन आपकी तैयारी ही आपका सही रास्ता तैयार करेगी। इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम ये 50 मिनट की सीरीज जो लेकर आए हैं, जिसके तहत करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमारे सामने है वो ये है कि 18 जुलाई 2026 को करंट अफेयर्स के जो मुद्दे रहे हैं वो क्या रहे हैं। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स को देखते हैं हम लोग। तो भारत की पहली, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि भारत की पहली हाइड्रोजन हेरिटेज ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू की गई है, तो ये की गई है हा से हाइड्रोजन, हा से हरियाणा। और हरियाणा में जिंद से सोनीपत के बीच में लगभग 90 किलोमीटर की रेंज की ये रेल चलाई गई है। इस रेल में 3200 हार्स पावर की जो ये ट्रेन है, जिसमें 10 कोच लगे हुए हैं, जबकि दुनिया की अन्य ट्रेनें जो हैं जिनमें 3 या 4 कोच ही लगे होते हैं। लेकिन पहली बार भारत में चलाई गई इस ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो कि 10 कोचों को खींच सकता है। इसमें से मेन ये है कि ना तो धुआं निकलेगा, ना बिजली की खपत होगी, बल्कि वाष्पीकृत होकर हाइड्रोजन प्रकृति में विमुक्त हो जाएगा, निकल जाएगा। भारत की पहली ट्रेन सबको पता है कि 13 अप्रैल को चलाई गई थी 1853 को, मुंबई टू थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय। तो याद रखना, जिंद से सोनीपत के बीच नमो ग्रीन रेल के नाम से इसको चलाया गया है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो भैया, सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा किस कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया है। तो सीबीएसई को तीसरी भाषा किस कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया गया है। तो भैया, तीसरी भाषा अपनानी पड़ेगी। तीसरी भाषा क्या अपनाएंगे, तो तीसरी भाषा अपनाने के लिए जो सुझाव दिया गया है वो ये कहा गया है कि 5वीं या 6वीं से ये तीसरी भाषा अपनाई जाए, क्योंकि 9th क्लास से अगर इस तीसरी भाषा को अपनाया जाएगा तो इससे बच्चों पर लोड उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि 9th 10th इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे उस लोड को, यानी उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे। तो पहले इसे 9th क्लास से चालू करना था, लेकिन अब मना कर दिया गया है कि इसे 5वीं और 6वीं से ही लागू किया जाएगा। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि 29 जुलाई 2022 से चालू हुई थी, जिसका उद्देश्य एक नए फार्मूले को तैयार करना है जो 5334 के संरचना पर आधारित। आपने कई बार पढ़ लिया होगा ये। चलिए, तो 5वीं से 6वीं क्लास के बीच में चालू की जाएगी तीसरी भाषा, जिससे कि उन्हें लोकल भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो सके, स्थानीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो सके। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कहां से शुरू होती है। तो सबको पता है कि जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा के पुरी से प्रारंभ होती है और यहां पर भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा की जाती है, जो आषाढ़ के महीने में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पुरी के मुख्य मंदिर से होती हुई गुड़ीचा मंदिर तक, जो भगवान की मौसी का घर माना जाता है, वहां तक ये यात्रा निकाली जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है जगन्नाथ यात्रा, जो गुड़ीचा मंदिर पर जाकर 9 दिन तक
भगवान उनके घर में विश्राम करते हैं। और इस तरीके से जगन्नाथ मंदिर की ये रथ यात्रा लगभग 10 दिन तक चलती है, क्योंकि 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं और फिर 9 दिन वहां विश्राम करने के बाद वापस आते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस मंदिर का निर्माण अवंती वर्मन चोड़गंग के द्वारा किया गया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, ये उड़ीसा में स्थित है, इसे याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। समझ गए बात को, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, नींद नहीं आनी चाहिए अगर गलत हो जाए तो ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एमपीएमएस चालू किया गया है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो लागू की गई है मोबाइल फोन पर, वो कितने बजट की आवंटित की गई है? तो ये बजट रखा गया है लगभग 62,500 करोड़ रुपए का। यानी भैया एक फोन आ रहा है 62,500 करोड़ रुपए का, तो करोड़ मत लगाना, हजार का तो आ ही जाता है, तो 62,500 करोड़ रुपए का मोबाइल फोन आ रहा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत आएगा। तो 62,500 का जो आएगा उसके तहत इसे हम कितने साल चलाएंगे? 5 साल चलाएंगे, 2026 से लेके 2031 तक चलाएंगे। मोबाइल 4-5 साल चलाना चाहिए, 5 साल तक चलाएंगे, कोई बात नहीं है। कंपनियों की बिक्री बढ़ाने पर 2.25% से 5% तक इंसेंटिव मिलेगा। मुख्य पार्ट और सब असेंबली भारत के खरीदने पर 1.5 का इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही भारतीय बॉन्ड के विशेष प्रोत्साहित करने के लिए 3% इंसेंटिव भी दिया जाएगा। 5 सालों में लगभग 39 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन करते हुए 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना है। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई का अगला चरण 2020 में प्रारंभ हो जाएगा और इस तरीके से नोएडा, श्री पेरम्बदूर और डिजिटल इंडिया 2015 के तहत इसे लॉन्च कर दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए भारत, जिसके लिए हम 62,500 रुपए खर्च करेंगे और इसमें हम इंसेंटिव भी देंगे। अगर भारत में ही ये प्रोत्साहित किया जाएगा भारतीय ब्रांड को तो 3% इंसेंटिव मिलेगा, 5 साल के लिए लाया जाएगा। 2.25 से 5% तक कंपनियों की बिक्री पर इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इसका बजट पूछा जा सकता है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, ये मैंने वादा किया है आपसे, लेकिन मेहनत है आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो है भारतीय नौसेना का ऑपरेशन सर्दर्न रेडीनेस 26-2 कहां पर आयोजित किया गया? तो भारतीय नौसेना का सर्दर्न यानी दक्षिण में होगा रेडीनेस 26.2 कोच्चि में होगा भैया। दक्षिणी नौसेना की कमांड में 25 देशों ने इसमें भाग लिया है। तो साउदर्न यानी कि सर्दर्न यानी कि रेडीनेस 26.2 कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में युद्धपोत मालवन का निर्माण कर दिया गया है और यह मालवन भी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि में तैयार किया गया है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी, जो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। तो कोच्चीन में मालवन भी तैयार किया गया और कोच्चीन में सार्दर्न रेडीनेस 26.2 जो है एक एक अभ्यास किया गया है, ऑपरेशन किया गया है। बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी, क्योंकि बिस्टिक खाना होगा, बिस्किट खाएंगे तो भैया नई दिल्ली जाके ही खाएंगे। तो अध्यक्ष भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को बनाया गया है और ढाका में है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। IRDI जो इरडा है उसका नवगठित गवर्नेंस रेवेन्यू कमेटी के चेयरमैन देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया है। तो बीमा कंपनी है, तो बीमा कंपनी बीमा कराती है और बीमा कंपनी बीमा कराती है। तो जो IRDAI इरडा है इसके तहत नवगठित गवर्नेंस रेवेन्यू कमेटी के चेयरमैन तो भैया वही बनाया जाएगा जिसको देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। जा दे जीत ले, नहीं मरेगा तू, बीमा है तेरा।
तो देवजीत सोकिया को बनाया गया। शोक से जी बेटा, देवताओं का आशीर्वाद है तेरे को। तो गवर्नेंस रिवेन्यू कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, 99 में इसकी स्थापना हुई थी, हैदराबाद में इसका है, जो कि बीमा क्षेत्र से रिलेटेड है। नई राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 के तहत कितनी अधिकतम सीमा तय की गई है? तो उन्होंने बोला भैया हम तो 12-16 रुपए में खरीदेंगे, तुम दे रहे हो क्या यूरिया हमको? तो 12 से 16% के बीच में यूरिया दिया जाएगा। और सबसे अधिक उपयोग होने वाला उर्वरक जो है वो यूरिया है। और इस तरीके से घरेलू यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए ये किया गया है। तो आरओआई की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? 12 से 16 भैया, 12-16 रुपए में देंगे। दे रहे हो तो दो, वरना नाटक मत करो हमारे साथ। ठीक है, तो 12-16 रुपए में मिल जाएगी तुम्हें यूरिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले फैक्ट पे आते हैं हम लोग। और अगला फैक्ट क्या है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट जो है वो क्या कह रहा है? अगला फैक्ट ये कह रहा है कि हाल ही में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो यूक्रेन जो है वो क्रेन से उठा लेगा उसको। कौन? कारोस्तेंको, सरगई कारोस्तेंको भैया। टैंक को उठा लेगा, कारोस्तेंको को उठा लेगा भैया यूक्रेन। तो कारोस्तेंको याद रखना, ठीक है ना? कारोस्तेंको, यूक्रेन का प्रधानमंत्री कौन बनाया गया है? कारोस्तेंको को बनाया गया है। चलिए फटाफट अब हम एक रिवाइज करते हैं और याद करते हैं जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है। चलिए, भारत की पहली हाइड्रोजन हेरिटेज ट्रेन जिंद यानी सोनीपत तक चलाई जाएगी। 90 किलोमीटर की है, 30,200 हॉर्स पावर की। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को 5वीं छठी में बोला है कि भैया लागू करो तीसरी भाषा। जगन्नाथपुरी की यात्रा हो गई, पुरी से लेकर जो है गुडीचा मंदिर तक। मोबाइल फोन मैक्चुरिंग में 62,500 रुपए का मोबाइल आएगा, यानी करोड़ लगा लेना बाद में। भारतीय नौसेना का सौर्दन रेडीनेस कहां पर होगा? कोच्चि में होगा। युद्धपोत मालवन कहां बनेगा? कोच्चि में बनेगा, 1972 में बना था कोच्चि। बिम्स्टेक की राष्ट्रीय कहां होगी? बिस्किट खाएंगे हम नई दिल्ली में जाकर। यूक्रेन के उठाएं क्या? कोरेस्टेंको, टैंको को उठाएंगे हम लोग। एडा के बनाए गए भैया, बीमा कंपनी बना ली है मैंने, देवजीत सोकिया। ठीक है, नई राष्ट्रीय यूरिया नीति में 12 से 16 के बीच में रहेगा आरओआई, पहले बोल दिया है मैंने। ठीक है, तो याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको याद रखना। हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर्स, भूलना मत इस करंट अफेयर्स को। और इसके साथ ही हम लोगों ने ऑफलाइन मोड पर जो है बैचेस स्टार्ट किए हैं, जो कि आपकी तैयारी को एक बेहतर मार्गदर्शन दे सके। बकायदा प्री मेंस और टाइम पर सिलेबस खत्म होगा, जिसमें गहराई के साथ अध्ययन कराया जाएगा, क्योंकि तैयारी हम एक बार करते हैं। यानी कि कोचिंगों के भटकने की जरूरत नहीं है, तैयारी को सिर्फ एक बार करना है। इससे सही मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उड़ान एकेडमी लेकर आई है एमपीपीएससी 2027 यानी 2027 का बैच, जो कि प्री मेंस इंटरव्यू को गाइड करते हुए बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें लक्ष्य आपका और मार्गदर्शन हमारा होगा। प्री कम मेंस के प्रिंटेड नोट्स के साथ आपकी बेहतर क्लासेस का हम वादा करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीएसआई, एसएससी, रेलवे, व्यापम और बैंकिंग की, तो इसके लिए भी निरंतर तरीके से हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल में। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अभी जो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, उसके लिए हम एक ऑनलाइन तरीके से भी अपना बैच तैयार कर रहे हैं, जो कि पुराने रिकॉर्डेड बैच के आधार पर लोग एक बार रिकॉर्ड करते हैं और फिर बैठते रहते हैं 3 साल 4 साल तक। वो नहीं होगा, हर साल नया रिकॉर्ड होगा, हर सिलेबस अलग तरीके से रिकॉर्ड होगा। इसलिए अभी हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए ऑनलाइन अभी हम नहीं हैं। लेकिन अगर ऑफलाइन आप क्लास करना चाहते हैं तो आप उड़ान एकेडमी से जुड़ सकते हैं, जो इंदुपुरी भोपाल में स्थित है। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को तैयार करिए और बेहतर करिए अपने भविष्य को, अपने माता पिता के सपने को। जय हिंद, जय भारत।